सिनेरियो है और उसमें सिर्फ मैडम इट्स एग्जाम सिनेरियो और जी इसमें जी। सिर्फ ये था कि एक कपल आया है कि 5 year से इज अनेबल टू कंसीव। हम्म। ठीक है। A couple trying to conceive for last 5 years यस मैम। since marriage। ठीक है। यस मैम। बस इतना सा सिनेरियो। मतलब इतना ही था मैडम। अच्छा। ठीक है। तो बेसिकली इनफर्टिलिटी का केस है जिसमें आपने सारी एवेल्युएशन, सो इट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसमें कोई लिमिटिंग क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है। तो चलें इसको शुरू करें फिर। यस मैम। मैडम स्टार्ट करूं? जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हनान है। मैं आपसे आपके मसले के बारे में बातचीत करूंगी और जिस मसले के साथ आप आई हैं उसको हल करने की कोशिश करूंगी। आपका नाम और आपकी उम्र? अभी इसमें एक चीज बेटा याद रखें कि जी जी मैडम। ये आपका एग्जाम सिनेरियो था, ठीक है। तो जी इसमें मैडम। वो इंफॉर्मेशन आपको एग्जामिनर ने बताई रिलेटेड विद द पेशेंट, जाहिर है आप हिस्ट्री पूछेंगे या बल्कि रोल प्लेयर ने जो बताई, क्योंकि ये काउंसलिंग स्टेशन है बेसिकली। तो रोल प्लेयर ने जो जो पॉजिटिव चीजें ऑन हिस्ट्री एंड ऑन एग्जामिनेशन या आप जो इन्वेस्टिगेशन इसके हुई हुई होंगी वो आप हमें साथ साथ बताते जाएंगे। ठीक। जी मैडम। मैडम कल सिनेरियो भेजा था मैंने इमरान भाई को, आपको मिला? हम्म। हाँ वो तकरीबन कोई घंटा पहले ही मैंने वैसे देखा है, लेकिन जी जी। मेरा मतलब ये है कि वी शुड स्टार्ट इट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ सिनेरियो। लेकिन मेरा ख्याल है वो बाकी चीजें जो उसमें जो सिनेरियो में शेयर हुई हुई थी ये वो चीजें होंगी जो आपको रोल प्लेयर ने बताई होंगी। जी क्या जी ऐसा? मैडम। जी हाँ। जी। तो जी बस सिर्फ वो चीजें आपने शेयर करनी है ताकि बाकी हमारे जो सारे ऑडियंस हैं उनको भी पता चल जाए कि एक्चुअली सिनेरियो क्या था, और उसके जी साथ मैडम। बाकी जो पॉजिटिव हिस्ट्री पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, और बाकी एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस की फाइंडिंग। जी मैडम। तो मैं मैडम पहले सिनेरियो में आपको बताऊं वो सारा हिस्ट्री पॉजिटिव पॉइंट्स? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। Ji madam, it was a couple who presented with subfertility for 5 years, and हम्म positive history points were that a female had vaginal discharge for हम्म last 2 years. It was हम्म yellowish in color and thin, and not it was not treated properly, and वो एंटीबायोटिक ले रही थी लेकिन इसके बावजूद भी उसकी vaginal discharge ठीक नहीं हो रही थी और एब्डोमिनल हम्म पेन था। और पॉजिटिव हिस्ट्री ये थी कि हस्बैंड की ये दूसरी शादी है और इसके अलावा हिस्ट्री में और कोई पॉइंट नहीं थी। एग्जामिनेशन में पर स्पेकुलम में विजाइनल डिस्चार्ज था और लैब्स में जो सेमिनल एनालिसिस था वो नॉर्मल था और डे 21 प्रोजेस्टेरॉन नॉर्मल था। हिस्टीरियोसल्फिंजियोग्राफ में बायलेटरल हाइड्रोसल्फेन्स था। ये था हम्म। पूरा सिनेरियो। ठीक है। ठीक है। जो जो तो स्पेकुलम पे जो फाइंडिंग्स थी विजाइनल डिस्चार्ज की, व्हाट टाइप ऑफ डिस्चार्ज वाज दैट? मैडम इट वाज मिकोपुलेंट विजाइनल डिस्चार्ज और येलोइश कलर का था, बस विजाइनल डिस्चार्ज था और कोई टेंडरनेस, एब्डोमिनल टेंडरनेस और गार्डिंग रिजिडिटी ओवियरी पॉजिटिव नहीं था। और कुछ नहीं थी सिवाय इसके? जी जी मैडम। ठीक है। ठीक है। चले। तो और मैडम अब हिस्टोग्राफी पे बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज था। यस मैम, हिस्टीरियोसल्फिंजियोग्राफ जो दिया गया था, एग्जामिनर ने दिया था ऑन ऑन ऑस्किंग। जो जो उस एग्जामिनर ने जो ट्यूबल ब्लॉक जो हिस्ट्रोसल्फिंगोग्राफी की जो आपको एक्सरे दिखाया होगा उस पे एक्चुअली फाइंडिंग्स क्या थी? मैडम फाइंडिंग्स ये थी कि यूट्राइन कैविटी आउटलाइन थी हम्म और बायलेटरल हाइड्रोसल्फेट्स थे दोनों तरफ से। हम्म। ये ठीक था। है। अच्छा। ठीक है। यानी फेमरियल एंड ब्लॉकेज था दोनों तरफ पे। यस मैम। ओके। चलें ठीक है, चले शुरू करें अब। ओके, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हनान है। मैं आपसे आपके मसले के बारे में बातचीत करूंगी और जिस मसले के साथ आप आई हैं उसको हल करने की कोशिश करूंगी। आपका नाम? चलिए अ, ठीक है, मेरा ख्याल है कोई भी आप आपका जो कुलीग है वो रोल प्लेयर का भी रोल अदा कर सकता है, कोई भी आप आपके साथ जो है। ठीक है मैम। मैं आ जाऊं? एनीवन। मैं आ जाऊं मैडम? जी जी, आ हाँ कोई जाए।
कोई भी आ जाए, रोल प्लेयर का जो मतलब जो ओके। उसका रोल प्ले करे, क्योंकि जाहिर है एग्जाम सिनेरियो से तो आप सब लोग ही वाकिफ होंगे, या कम से कम ये सारा सिनेरियो आपको पता चल गया होगा, आपने उस हिसाब से ही फिर आंसर करना होगा या क्वेश्चन पूछने होंगे। जी। जी जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हनान है। आपका नाम? जी मेरा नाम जैनब है। अच्छा ज़ैनब, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 30 साल है। अच्छा ज़ैनब, आपके शौहर आपके साथ आए हैं? हाँ जी, वो भी आए हैं। अच्छा, उनको बुला लें। जी जी। आ ज़ैनब गए आपके हैं। ठीक है। ज़ैनब, आपके शौहर का नाम क्या है और उनकी उम्र क्या है? उनका नाम सैफ है, और वो उम्र में 32 साल के हैं। ठीक है। अच्छा ज़ैनब, मुझे ये बताएँ कि आप और आपके शौहर क्या करते हैं और कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? जी मैं तो स्कूल टीचर हूँ, और मेरा जो शौहर है अम, वो इंजीनियर है। ठीक है, सही है। अच्छा मुझे ये बताएँ कि आप 5 साल से बच्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके शौहर और आप साथ रहते हैं और आपने कोई वक़्फ़ा तो इस्तेमाल नहीं किया? नहीं नहीं जी, बस हम तो 5 सालों से साथ ही रहते हैं, और वफ़ा तो कोई इस्तेमाल नहीं किया। हफ़्ते में कितनी दफ़ा मिल लेते हैं और इज़दवाजी ताल्लुक बनाने में कोई तकलीफ़ तो नहीं होती? नहीं नहीं जी, तसल्ली बख्श होता है, 2 से 3 दफा हफ्ते में मिल लेते हैं। ठीक है। अच्छा आपके और आपके शौहर की रिपोर्ट्स हुई हैं? जैसे आपके शौहर का पानी का टेस्ट और आपके अंडों का टेस्ट और ट्यूबों का टेस्ट? हाँ जी, मेरी टेस्ट हुई थी ट्यूबो वाली, वो भी मैं आपके पास लेकर आई हूँ। और शौहर की टेस्ट भी हुई है, वो भी साथ में लेकर आई हैं। ठीक है। तो ठीक है, आपके शौहर से मैं पूछना चाहूँगी सैफ, आप जैसे इंजीनियर हैं और अब आपको कोई कोई ख़ास तकलीफ़ जिस तरह आपको मिलने में कोई तकलीफ़ होती हो, कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, टीबी, अस्थमा है या कोई ऑपरेशन हुआ है निचले हिस्से का? नहीं जी, मैं तो ठीक हूँ, मुझे इससे कोई मसला नहीं। ठीक है। अच्छा आपके पानी का टेस्ट हुआ और है, वो मिलना सही है? भी हमारा तसल्ली बख्श हो जाता है। ठीक है। आपके वो पानी का हम टेस्ट लेकर हुआ है? आए, हमें पता नहीं। ठीक है। अच्छा हाँ जी, हुआ था। आपको पेशाब में कोई तकलीफ़ तो नहीं रहती और बचपन में कोई कण-पेड़ों का बीमारी वग़ैरह तो नहीं हुई थी? नहीं जी, ऐसा तो नहीं था कोई, अच्छा जितना आप मुझे याद है। बुरा नहीं मानिएगा, आपकी और आपकी वाइफ़ की ये पहली शादी है, कोई गैर-रिवाजी ताल्लुक तो नहीं है? नहीं जी, मेरी दूसरी शादी है ये। अच्छा ठीक है। अच्छा आपकी पहली वाइफ़ से कोई बच्चा हुआ है आपको? नहीं नहीं जी, बस वो 6 महीने की शादी चली थी। ठीक है। आप तम्बाकू-नोशी, पान, छालिया वग़ैरह तो नहीं खाते आप दोनों में से कोई या शराब वग़ैरह? नहीं नहीं जी, अल्लाह माफ करे, ऐसी आदत नहीं। ठीक है। अच्छा ज़ैनब आप मुझे ये बताएँ कि आपकी मवारी सही आती है? आपका वज़न तो नहीं बढ़ा या आपके तेरे चेहरे पे बाल या दाने तो नहीं आए? नहीं जी, मेरा तो वजन ऐसा ही है जितना पहले भी था, और बाल तो मैं महसूस नहीं किए। अच्छा, ठीक हूँ। आपको गंदे पानी की शिकायत होती हो या बुखार या नलों में दर्द होता हो? हाँ जी, गंदा पानी चलता है मुझे 6 महीनों से। अच्छा, क्या रंग है उसका और वो हर वक़्त रहता है? कोई पेड इस्तेमाल करती हैं, ख़ारिश या बदबू साथ में है? हाँ, हरे जैसे येलो रंग का होता है, ऐसे आ रहा है, और बदबू भी मुझे महसूस होती है। आपने दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं? मैंने तो बहुत दवाई ली है, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आपने और आपके शौहर ने साथ दवाई ली है और साथ में कोई कंडोम वग़ैरह इस्तेमाल करते हैं या दवाई सही नहीं ली आपने? दवाई के टाइम पे मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप गुब्बारे का इस्तेमाल करें, बस वो हमने 1-2 दफा इस्तेमाल किया था, फिर तो और कोई वक़्फ़ा भी नहीं इस्तेमाल किया। ठीक है। अच्छा आपको सर में दर्द होता हो, छातियों से पानी आता हो या गर्मी में सर्दी है, सर्दी में गर्मी लगती हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएँ कि अब तक आपने कोई इलाज लिया है, कोई दवाइयाँ खाई हैं अंडों के लिए या बच्चे के लिए? नहीं नहीं जी, ऐसी कोई दवाई वगैरह तो नहीं ली अभी तक।
अच्छा, आपकी कोई जो है कोई सफाई हुई हो या औजार लगे हों या कोई बच्चा मिसकैरेज हुआ हो, या कोई आपने कोई सफाई वगैरह कोई दाइयों से इलाज वगैरह तो नहीं लिया? नहीं नहीं जी, हम तो पढ़े लिखे हैं जी, इसीलिए तो आप डॉक्टर के पास आए हैं। ठीक है, सही है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, टीबी, अस्थमा तो नहीं है? कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ? ट्यूबों का ऑपरेशन या निचले हिस्से का कोई ऑपरेशन? किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं नहीं है? नहीं जी। अच्छा, ठीक है, सही है। मैडम, आई वांट हर एग्जामिनेशन, हर बीएमआई, हर वाइटल्स, सब वाइटल्स, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन फॉर स्पेकुलम एग्जामिनेशन, abdominal examination for guarding rigidity, tenderness, and any mass palpable and characteristic mass on bimanual examination, on per speculum examination for any blood mucus or discharge. On bimanual examination, I want size of uterus, mobility and tenderness, and any mass and index characteristics. ओके, एज यू टोल्ड अस प्रीवियसली, इसमें जो बीएमआई है, सपोज इट्स 27 एंड अदरवाइज ऑल वाइटल पैरामीटर्स आर फाइन, no problem. On abdominal examination and other systemic examination, there is no abnormality. And as you told us, on speculum examination, there is vaginal discharge, which is mucopurulent and yellowish in colors. At the moment, it is not foul smelling. And on digital examination, there is no tenderness in either of the adnexa or in the hypogastrium or in any other abdominal area. तो ये Okay. तो है जो इसकी बाकी एक्सटर्नल कोई एबनॉर्मेलिटी या कुछ और ऐसा प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है, ये तो इसके एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स है। ठीक है। Okay, madam. And on labs, I would like to go for the along with the baseline investigation. So I will review her fertility workup, semen analysis, and with date and time, and date 120 progesterone, and hysterosalpingograph. Okay, husband semen analysis is normal as per routine criteria. और बाकी इसका जो डे 21 प्रोजेस्टेरोन है दैट इज नॉर्मल। और बाकी जो इसकी हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राफी की रिपोर्ट है, देयर इज बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज रादर हाइड्रोसेल्पिंग्स, बायलैटरल हाइड्रोसेल्पिंग्स। Okay, और so ठीक है। और क्या okay. पूछना चाह रहे थे? बस मैडम। ओके, सो ज़ैनब और सैफ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आपकी रिपोर्ट्स लेके आए हैं, तो आपकी जो हस्बैंड की माशाल्लाह रिपोर्ट सही है और आपकी जो हम्म। अंडों की रिपोर्ट है वो भी सही है। लेकिन बदकिस्मती से आपकी जो ट्यूबों की रिपोर्ट है वो सही नहीं आई है। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं आपको तस्वीर के साथ बताती हूँ कि क्या जैसे हुआ ये है डॉक्टर? ट्यूबों में ज़ैनब, मैं क्या आपको आया है? ट्यूब में आपको बताती हूँ कि ये जो ट्यूब्स है ना, मैं आपको एक तस्वीर बना के बताती हूँ कि जैसे अंडे, जी जी। ये अंडे हैं, ये अंडेदानी है और ये जो है ट्यूब है और बच्चेदानी और मिलने का रास्ता है। ठीक है ना? अब आपकी जो दोनों ट्यूब्स है ना वो ब्लॉक हुई हुई हैं, उनमें इन्फेक्शन है और दोनों ट्यूब्स में पानी की थैलियाँ बन गई हैं, जिसको हम अपनी ज़ुबान में हाइड्रोसल्फिंक्स कहते हैं। ठीक है? नॉर्मली क्या होता है अमूमन कि अंडेदानी से अंडा निकलता है और मिलने के रास्ते से जरसूमा ट्रैवल करके ट्यूब्स में आता है। यहाँ पे अंडा और जरसूमा मिलता है और तौलूदी अमल स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर बच्चेदानी में बच्चा ठहरता है। लेकिन चूँकि आपकी जो ट्यूबें हैं वो ब्लॉक हैं, यहाँ पे पानी की थैलियाँ बनी हुई हैं, जिसकी वजह से जो मादा है, रतूबत है, निकल रही है, जिसकी वजह से ये बच्चा ठहरने को बच्चा नहीं ठहर सकेगा। और जैसे कि हाय ट्यूबें अल्लाह। ब्लॉक हैं। डॉक्टर, अब मुझे बच्चा नहीं होगा? मेरे नहीं, तो नहीं, आप शौहर की परेशान पहले ही नहीं। दूसरी शादी है। नहीं, नहीं, आप परेशान ना हो, मैं आपको समझाती हूँ और आपको कुछ बात समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। देखिए, अब ये जो हाँ। ट्यूब्स हैं, ब्लॉक हैं। अब हम क्या करेंगे, आप ऑपरेशन करेंगे जिसको हम लेप्रोस्कोपी कहते हैं। ये कैमरे के ज़रिए से ऑपरेशन होता है, जिसमें नाभ के नीचे एक छोटा-सा चीरा दे के आपके पेट का अंदरूनी मुआयना किया जाएगा और ये जो ट्यूब्स हैं और पानी की थैलियाँ हैं, इसको निकाल दिया जाएगा। अगर हम नहीं निकालेंगे, तो यहाँ से जो रतूबत निकलती है, वो बच्चे को ठहरने में रुकावट पैदा करेगी। ठीक है ना? आप मेरी बात समझ रही हैं? और इस हाँ जी। ऑपरेशन के कुछ फ़ायदे और नुकसानात होते हैं। फ़ायदा ये है कि हम आपकी ट्यूब्स को जो ब्लॉक हुई हुई हैं, उसको बायपास करेंगे और नुकसान ये है कि इर्द-गिर्द की जो अज़ा हैं, जैसे शरियानी है, मिसाना है, उसको ज़ख्म पड़ सकता है। लेकिन हम बड़े डॉक्टर से आपका ये ऑपरेशन करवाएँगे और इंशाअल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद फिर ट्यूब्स निकालने के बाद आपको हम
बेबी ट्यूब कराएँगे, यानी मसनूई तरीके से आपका तौलीदी अमल कराएँगे। इसके लिए हम आपको बड़े अस्पताल भेजेंगे और वहाँ पे इसका जो खर्चा होगा 5 से 15 लाख तक आ सकता है। आपको 3 से 4 हफ्ते तक छुट्टी लेनी पड़ सकती है और इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ इंजेक्शंस लगाए जाएँगे ताकि एक अच्छा वाला अंडा बन जाए और उसके बाद फिर आपको कुछ इंजेक्शंस लगाएँगे ताकि एक मुकर्ररा साइज़ मिल जाए अंडे की और उसके बाद फिर अंडे को फोड़ा जाएगा। 36 घंटों के बाद फिर आपके हस्बैंड के जरसूमे के साथ मिलाया जाएगा और फिर जो है आपके 5 जब बच्चा छोटा बन जाएगा 5 दिन का, तो आपके बच्चेदानी के अंदर रखा जाएगा और 2 हफ्ते के बाद फिर पेशाब का टेस्ट किया जाएगा कि बच्चा बना है कि नहीं। ये अमल जो है वो एक महँगा अमल है और इसमें कुछ फ़ायदे और नुकसानात हैं। फ़ायदा ये है कि आपके जो ब्लॉक ट्यूब्स है उसको बायपास करेगा ये अमल, लेकिन नुकसान ये है कि इसमें क्योंकि इंजेक्शंस लगते हैं तो अंडेदानियाँ फूल सकती हैं, जुड़वा बच्चे बन सकते हैं, बच्चा कमज़ोर पैदा हो सकता है और बच्चे में पैदाइशी नुकाइस हो सकते हैं। लेकिन आप परेशान ना हों, मैं हर तरीके से कोशिश करूँगी कि ये इसकी स्किन की कोई पेचीदगी ना हो, ठीक है? आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ जी डॉक्टर, पर इतना खर्चा हम कैसे अफोर्ड कर सके हैं? हम तो अलग रहते हैं और फिर इतने खर्चे होते हैं। अच्छा, अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो मैं कुछ फंडिंग ऑर्गनाइज़ेशंस है उसके बारे में आपको बता सकती हूँ। लेकिन हकीकत पसंदाना मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इतना कोई इमदाद कोई नहीं कर सकता। अगर आप अभी से खर्चा कम करें या कुछ सेविंग करें तो आप कर सकती हैं। अदरवाइज़ दूसरा तरीका ये है कि आप एडॉप्शन के लिए भी जा सकती हैं। ये एक लीफ़लेट है जिसके अंदर सारी मालूमात लिखी हुई है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकती हैं और अगर आपको बात समझ नहीं आ रही, आप दोनों फैसला करने में आपको दिक्कत महसूस हो रही है, तो हम नेक्स्ट सेशन भी रख सकते हैं। ये मेरा नंबर है, ये एड्रेस है। अब अगर आपका कोई सवाल हो, तो आप पूछ सकती हैं और इस पे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। हाँ अगर जी, आपका बस कोई ये सवाल बताएं। जी जी। जी, जी। डॉक्टर, मुझे ये बताएं कि ये जो पानी चल रहा है, मेरी तो बहुत सारी दवाई मैंने खाई है फिर भी ठीक नहीं हो रहा। क्या ये इस मसले से हल हो जाएगा? जैसे कि ट्यूब निकाल रहे हैं, फिर ये भी खत्म हो जाएगा? हाँ जी, उसके लिए पहले हम आपको एंटीबायोटिक्स देंगे और ये जो जैसे मैंने आपको बताया कि ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक भी हैं और वहाँ से रतूबत भी ख़ारिज हो रही है और इन्फेक्शन हो गया है ना, तो इस इन्फेक्शन को निकालना होगा और ये जो पानी की थैलियाँ हैं उसको निकालना होगा और इसके बाद फिर हम आपको एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है? तो इससे आपकी हाँ जो जी। गंदे पानी की शिकायत है वो ठीक हो जाएगी। हाँ जी, बस मेरा मसला हल हो जाए, मेरे बस मियाँ और तीसरी शादी ना करें। नहीं, नहीं, आप परेशान ना चलिए। हों और इसकी सक्सेस का रेट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसकी हाँ जी। कामयाबी की शरह जो है 35 से 40% तक हो सकती है। अच्छा अच्छा। चलिए जी, सही अब है इसमें डॉक्टर। हमारे बाकी ऑडियंस हैं, उनकी क्या राय है? इन्होंने जो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो इन्होंने काउंसलिंग की, was it on the right path or there could be some other options which we could have offered to the patient? Patient 30 years of age है and infertile for the last 5 years since marriage on hysterosalpingography bilateral tubal blockage. So what are the other options for her? इसमें और कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हुआ सो फार। कोई उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटी नहीं है, कोई ओवेरियन रिजर्व में इश्यू नहीं है और इसका कोई हस्बैंड सीमेन एनालिसिस में मसला नहीं है। तो अपेरेंटली यही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ है। तो इसमें हम इसकी काउंसलिंग को ज्यादा बेहतर कैसे कर सकते थे? बिकॉज द ओनली ऑप्शन गिवन टू द पेशेंट वाज ऑफ IVF and test tube babies, which Proximal tubal catheterization. most of the patients cannot afford to have. और बाकी रही फंडिंग एजेंसीज वाली बात, तो फंडिंग एजेंसीज जो है वो मतलब उसको वो भी थोड़ी सी अनप्रैक्टिकल चीज हो जाती है, क्योंकि फंडिंग इज नॉट फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबीज के लिए फंडिंग जो है वो नहीं होती, यूजुअली नहीं होती। मैडम इसमें गवर्नमेंट प्रॉक्सिमल ट्यूबल कैथेटराइजेशन जो है वो भी ऑप्शन हो सकता था। क्या चीज? मैडम जो ट्यूबल सर्जरी होती है, ट्यूबल कैथेटराइजेशन। बेसिकली थोड़ा सा उसको मजीद एक्सप्लोर करने की जरूरत इसमें है। ये मतलब काउंसलिंग स्टेशन पे भी
और अदरवाइज भी ये अगर स्ट्रक्चर्ड वाइवा आ जाता है तो उसमें भी ये थोड़ा सा इन डिटेल डिस्कस करने वाली चीज होगी, द रोल ऑफ ट्यूबल सर्जरी इन सच पेशेंट्स। क्योंकि देखो बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज है, हमें इस पे जो उस पे स्टेरोसल्पिंगोग्राफी की रिपोर्ट या एक्सरे पे देख के ही हमें पता चल सकता है कि उसमें व्हाट इज बेसिकली द स्टेज ऑफ दैट डिजीज। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिन पे सर्जरी का सक्सेस डिपेंड करता है। एज इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इस पेशेंट की एज है 30 ईयर्स, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है स्पेशली आफ्टर 35 ईयर्स रोल ऑफ सर्जरी उसका कम से कम हो जाता है। बट द सेकंड मोर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फॉर सक्सेस ऑफ ट्यूबल सर्जरी इज ऑन ट्यूबल ब्लॉकेज पैरामीटर इटसेल्फ। यानी उसमें एक तो ये कि उसकी डायमीटर कितना है, ट्यूबल ब्लॉकेज के बाद जो फिम्ब्रिया और वो सारा जो ब्लॉक्ड हो जाते हैं, और उसके बाद ट्यूबल डायमीटर जो बढ़ जाता है ड्यू टू एनट्रैप्ड सिक्रीशंस, उसका डायमीटर कितना है। क्योंकि जैसे जैसे ये डायमीटर बढ़ता जाएगा उसका म्यूकोजल इंजरी भी बढ़ती जाती है। वो बहुत कंसिस्टेंट फैक्टर है फॉर डिटरमिनिंग द सक्सेस रेट ऑफ ट्यूबल सर्जरी। क्योंकि अगर उसका म्यूकोजा डैमेज हो जाए तो देर इज नो फन इन रिपेयरिंग दैट इनएक्टिव या नॉन फंक्शनल फैलोपियन ट्यूब। तो इसलिए उसमें ये वाली चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देर इज नो डाउट दैट दिस बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज, जो अगर हम आईवीएफ वगैरह में भी जो हम इसको ऑफर करते हैं ट्यूबल सर्जरी को, उसका रोल भी इतना होता है कि इसमें हमने ट्यूबल ब्लॉकेज मतलब प्रॉक्सिमल ब्लॉकेज जो है वो खुद करना होता है नियर टू द कॉर्नल। या तो हम ट्यूब को रिमूव कर देते हैं या उसमें क्लिपिंग या उसको लिगेशन कर देते हैं नियर टू द कॉर्नल, ताकि इसमें जो इसका एंट्रैप्ड फ्लूइड है वो वहां से लीकेज, इंट्रा यूट्राइन लीकेज ना हो, और वो उसमें इम्प्लांटेशन को या जो जाइगोट उसमें डाला जाता है, जो एम्ब्रियो जो इम्प्लांट किया जाता है उसमें इंटरफेयर ना करे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन जहां तक इसमें जो है वो इसमें अगर हम स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन की अगर हम ऑप्शन लेते हैं, लाइक व्हेन द पेशेंट कैन नॉट अफोर्ड टू हैव आईवीएफ, या किसी जगह पे अगर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो उस सूरत में हमें फिर ये देखना पड़ेगा कि इसमें इसका जो है वो हम कितना को उसके पैरामीटर पे डिफाइन करके कि कितना इसमें सर्जरी कर सकते हैं। बट व्हाट वी कुड हैव ऑफर्ड टू हर इज लेप्रोस्कोपी एज वेल। क्योंकि लेप्रोस्कोपी एक तो हमें जो हिस्टोसल्पिंगोग्राफी से एक इंफॉर्मेशन मिल गई वो अपनी जगह है, क्योंकि कोई भी जो फिलोपियन ट्यूब डायमीटर मोर देन 2.5 या 3 सेंटीमीटर से ज्यादा हो वो उसके बाद नॉन फंक्शनल ट्यूब की तरफ ये चली जाती है, फिर वो ग्रेड 3 डिजीज बन जाती है। ग्रेड 1 और 2 डिजीज में ये तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर मैक्सिमम 3 सेंटीमीटर तक का डायमीटर होता है जिसपे हम सर्जरी ऑफर कर सकते हैं उसको। दूसरी चीज ये कि प्रॉक्सिमल ट्यूबल ब्लॉकेज, क्योंकि हाइड्रोसेल्पिंग्स तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों पे हो सकता है, लेकिन proximal tubal blockage has already been ruled out by doing hysterosalpingography because there is diaphyll but there is no spill। तो diaphyll तो तभी होता है when there is no proximal tubal blockage, तो वो already ruled out। अब जो हम लेप्रोस्कोपी पे करना चाहते हैं वो उसके पेरीट्यूबल फैक्टर्स which can hamper its motility later on, और उसमें जो बाकी जो हैं वो कोई पेल्विक पैथोलॉजी वाले जो फैक्टर्स हैं वो हमें पता चल जाएगा। कोई को एग्जिस्टेंट एंडोमेट्रोसिस है, इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड है, या इसमें जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव बेसिकली होता है इज टू गो फॉर सर्जरी एज वेल। तो उसमें फिम्ब्रियल एंड ब्लॉकेज को बेसिकली हमने ओपन करना होता है, उसके ब्लॉकेज को हमने अनडू करना होता है। तो इसमें जो है ये चीज है। इसमें बाकी जो हम जो अल्ट्रासाउंड पे हम जो देखते हैं वो नॉट ओनली द फॉलिकुलर ट्रैकिंग के साथ साथ हमने उसकी एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी भी देखनी होती है, क्योंकि फॉर अ सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन, और ये जो एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी है अलॉन्ग विद द जो गैमीट्स के लिए टॉक्सिसिटी वो इस हाइड्रोसेल्पिंग्स के फ्लूइड के साथ हो रही होती है। And endometrial receptivity is best judged by the endometrial thickness in the later follicular phase
और इसके अलावा सब एंडोमेट्रियल ब्लड फ्लो, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इसके पैरामीटर्स होते हैं। दैट इज वाई के एंडोमेट्रियल थिकनेस अगर कम हो, बाकी सारा कुछ ठीक हो, तो भी बाज़ दफा इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाते हैं। तो इसीलिए बाज़ दफा इसको जो ART साइकिल्स होते हैं जिसमें एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा नहीं बढ़ रही होती, उसमें इवन ईस्ट्रोजन का भी रोल आ जाता है टू इम्प्रूव इट्स थिकनेस। मैडम एक तो बात शेयर करनी थी। हाँ जी, हाँ जी। मैडम इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या आप मेरा कोई और ऑपरेशन करेंगी विजाइनली? तो इसमें जो है ना न्यू जो गाइडलाइंस हैं वो कहती हैं कि अदर ऑप्शंस और ऑप्शंस और हाइड्रो लेप्रोस्कोपी और सल्फिंजियोग्राफी, जिसमें हम जो है ना पाउच ऑफ डगलस से पोस्टीरियर फोर्निक्स से जाके पाउच ऑफ डगलस में हम इंसफलेशन करते हैं और इसमें कैथेटर पास करना होता है और डाई पास करनी होती है ट्यूबल ब्लॉकेज देखने के लिए। और इस हाइड्रोस इंसफलेशन की वजह से जो ट्यूब्स हैं ना वो ओपन होती हैं, लेकिन हाइड्रोसल्फिंग्स में ये हाँ, कम है सक्सेसफुल, और इसका कॉम्प्लिकेशन है बाउल इंजरी व्हिच इज मोस्ट कॉमन। नहीं, वो डेफिनेटली वो है, वो जाहिर है उसमें। और बाकी विजाइनल सर्जरी में तो फिर फिलोपियन ट्यूब कैनुलेशन भी आ जाती है, जहाँ पे प्रॉक्सिमल ट्यूबल ब्लॉकेज होता है। लेकिन ये है कि इसमें जो हाइड्रोसेल्पिंग्स है, देखो हाइड्रोसेल्पिंग्स इसका हिस्टोसेल्पिंगोग्राफी पे आइडेंटिफाई हो गया। इसका मतलब ये है कि प्रॉक्सिमल ट्यूबल ब्लॉकेज नहीं है, डिस्टल ट्यूबल ब्लॉकेज है। और डिस्टल ट्यूबल ब्लॉकेज का मतलब हाइड्रोसेल्पिंग्स तभी बनता है जब उसका फिम्ब्रियल एंड ब्लॉक हो, उसको आउटलेट कोई ना मिले तो, या फिर उससे पहले उसमें एम्पुलरी रीजन है, या उसमें अगर कोई ब्लॉकेज म्यूकस प्लग्स है, या बाज दफा ट्यूबल स्पैज्म भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर म्यूकस ब्लॉकेज या कोई डेब्री कलेक्शन है, तो उसकी वजह से भी एक आर्टिफिशियल ये हो सकता है, खास तौर पे उन पेशेंट्स में जिनमें हम हिस्टोसल्पिंगोग्राफी करते हैं। उसमें फिम्ब्रिया आर अपेरेंटली नॉर्मल लुकिंग एज ऑन लेप्रोस्कोपी, इसी वजह से लेप्रोस्कोपी भी की जाती है इसमें टू डबल चेक इट। और उसमें जो एम्पलरी ब्लॉकेज है, उसमें अगर कोई म्यूकस प्लग है, कोई डबली कलेक्शन है, तो वो एक ऐसी चीज है जिसको हम स्पाज्मोलिटिक देके, और जाहिर पेशेंट जो लेप्रोस्कोपी वाला होता है वो अंडर GA ही होता है, तो वो वाला इफेक्ट भी उसमें अनडू हो जाता है। तो जहां तक ये विजाइनल प्रोसीजर है, विजाइनल प्रोसीजर्स में ये भी एक चीज है। और उसके अलावा विजाइनल प्रोसीजर्स में जो दूसरी चीज होती है वो होती है इस पे हिस्ट्रोस्कोपी पे जो हम फेलोपियन ट्यूबल कैनुलेशन करते हैं, जिससे बाद दफा इवन प्रॉक्सिमल ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए सबसे ज्यादा ये होता है, लेकिन उसमें डिस्टल एंड ब्लॉकेज के साथ भी उसको किया जा सकता है। तो ये वो है प्रोसीजर जो कि विजाइनली किया जा सकता है, इसको हम ट्यूबल कैनुलेशन कहते हैं, एब्रीविएशन में इसको TC कहा जाता है। तो ये विजाइनल प्रोसीजर ही है थ्रू हिस्ट्रोस्कोप। तो लेकिन ये है कि इसमें हमेशा ये ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जो इसमें जो है इसका फिलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज बायलैटरल, तो उसमें बेसिकली हमने ये देखना है कि कोई पेरीट्यूबल फैक्टर्स तो नहीं है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिम्ब्रियल एंड ब्लॉकेज। तो जब हम इसको करते हैं लेप्रोस्कोपी, तो इसमें एग्जैक्टली वी कैन डिफाइन द स्टेटस ऑफ द फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया वेल प्रिजर्व्ड हैं या नहीं है, क्या उनका ब्लॉकेज है या उससे थोड़ा सा प्रॉक्सिमल एम्पुला के रीजन पे ब्लॉकेज है, विच कैन बी बेसिकली उसको अगेन जो है वो फिलोपियन ट्यूब कैनुलेशन के साथ उसको अनडू किया जा सकता है। और बाज दफा सेगमेंटल उसमें जो है वो रिसेक्शन, यानी जो ब्लॉक्ड ट्यूब ब्लॉक पोर्शन है उसका मे बी ड्यू टू फाइब्रोसिस, तो उसको हम एक एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर सकते हैं आफ्टर रिसेक्शन ऑफ द ब्लॉक्ड सेगमेंट ऑफ दैट फिलोपियन ट्यूब। तो ये सारी चीजें हैं जो पॉसिबल हैं ऑन लेप्रोस्कोपी। तो लेप्रोस्कोपी में पहला मकसद डायग्नोसिस एंड द रिकन्फर्मेशन ऑफ द डिजीज स्टेटस, एंड देन टू ऑफर द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द बेसिक पैथोलॉजी। तो ये है जो कि हमने उसको करना होता है। और बाकी जहां तक विजाइनल प्रोसीजर था वो उसमें हमारी जो हमने डिस्कस किया कि ट्यूबल कैनुलेशन वगैरह, ये सारी चीजें हैं जो हम उसमें कर सकते हैं। बाकी जो इसमें ऑफरिंग द ट्रीटमेंट फॉर हर, ये तो था सर्जिकल रोल ऑफ सर्जरी, जिसमें कि इसमें हमने हाइड्रोसेल्पिंग्स के स्टेटस के मुताबिक
एक तो ट्यूबल डिजीज स्टेटस है और एक उसका मिकोजल डिजीज स्टेटस है। मिकोजा उसका कितना है, उसमें जो रफ एस्टिमेशन, हम उसको माइक्रोस्कोप से तो नहीं देख रहे होते कि मिकोजा और सिलिया उसके प्रिजर्व्ड हैं या नहीं है, लेकिन व्हाट इज रफ पैरामीटर वो ये कि जितना बड़ा डायमीटर होगा उतना ही सिलियरी डैमेज, उतना ही म्यूकोजल डैमेज। तो उसमें कोई उसकी सर्जरी का फिर कुछ वो होता रोल नहीं रह जाता। ये तो हो सकता है कि एक तरफ का हाइड्रोसेल्पिंग्स कम डायमीटर का हो, दूसरी तरफ का हाइड्रोसेल्पिंग्स बड़ा है। जो बड़े वाला है वो नॉन फंक्शनल ट्यूब है, यानी मोर देन 3 सेंटीमीटर, वो नॉन फंक्शनल ट्यूब में ज्यादातर कन्वर्ट हो जाता है। और खास तौर पे वो वाला हाइड्रोसेल्पिंग्स जिसमें थिकन्ड ट्यूब है, यानी बहुत जिसकी वॉल बड़ी थिक हो जाती है, तो उसमें भी जो उसके म्यूकोजल डैमेज है वो एक अर्ली स्टेज पे हो जाती है, क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज प्रोसेस का हिस्सा होता है। और उसमें फिर आप सिलेक्टिव सेल्पिंगोस्टमी कर सकते हैं, या फिम्ब्रियोप्लास्टी वाली चीज जिसको हम कहते हैं वो की जा सकती है, जिसमें फिम्ब्रिया जो वेल प्रिजर्व्ड है और उसको हमने सिर्फ एक फाइन नीडल के साथ हमने उसको, या बिल्कुल जो नीडल प्रोब होती है उसके साथ हमने उसको खोल देना होता है। समटाइम्स ये फाइब्रस एडिशंस होती हैं फिम्ब्रिया की, फिम्ब्रिया दो आर प्रिजर्व्ड इन इट्स शेप, but these are united in the center and you cannot open it by simple needle insertion, या उसको क्योंकि gradually उसको खोला जाता है। तो उस सूरत में टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ दैट फिम्ब्रियल ब्लॉकेज, आप फिर उनको उसको बाहर वॉल के साथ उसका जो एक्सोसेल्पिंग्स होता है उसके साथ आप उसको स्टिच भी कर देते हैं टू परमानेंटली टू रीओपन इट। यानी उसमें अब फिम्ब्रिया का काम क्या होता है, ये एक ऑक्टोपस की तरह से बेसिकली आप इसको रिजेम्बलेंस दे लें कि उसका काम है ग्रेस्प करना टू द रिलीज्ड फॉलिकल, कि वो ग्रेस्प कर लेता है उसको, और फिर उसके बाद उसकी जो सिलियरी मूवमेंट्स होती हैं और ट्यूबल मूवमेंट्स भी, ये फिर ग्रेजुअली उसको ऑनवर्ड ट्यूब में ट्रांसफर करती हैं, और उसका आगे से जो पूरा पैसेज होता है ट्यूब में और फिर एम्पुला में जाके, एम्पुला और इस्टमस के दरमियानी पोर्शन पे जाके these gametes join with each other and result is the fertilization, जिसमें जाइगोट बनता है, मोरुला बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, एंड विद इन 7 to 8 days जाके ये इम्प्लांट हो जाता है। तो ये जो है, अब फिम्ब्रिया, इसलिए फिम्ब्रिया का प्रिजर्व होना बड़ा जरूरी होता है। एक ऐसी ट्यूब जो सिर्फ बाहर से खुली हुई है लेकिन उसका फिम्ब्रिया कोई नहीं है, तो वो उसको कैसे आके मूव करेगा? सो द रिजल्ट कैन बी एक्टोपिक। तो इसलिए जो है वो उसमें प्रिजर्व्ड फिम्ब्रिया के साथ आप ट्यूब को सेल्पिंगोस्टमी करने का कुछ फायदा होता है। अदरवाइज इफ यू आर प्लानिंग फॉर, बिकॉज लेप्रोस्कोपी आप उसमें भी करोगे जिसमें आप IVF ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि वहां उसका मकसद उस ट्यूब को ब्लॉक करना है नियर टू द प्रॉक्सिमल एंड, ताकि उसका जो ऑफ एंड ऑन लीकेज है, इंट्रा यूट्राइन लीकेज है फ्लूइड का, वो उसको ब्लॉक किया जा सके। क्योंकि वो डेफिनेटली ये ना सिर्फ ये कि गमीट्स के लिए भी टॉक्सिक है, बोथ फॉर द स्पर्म्स एंड द फॉलिकल, बल्कि उसकी इम्प्लांटेशन को रोकेगा, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी को खराब करेगा, और ये अगर ये इम्प्लांटेड तो अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर भी हो सकता है, मिसकैरेज भी हो सकती है। तो इसमें क्योंकि इसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड होता है और बहुत सारे ऐसे, और उसमें डेफिनेटली इसका एक मकसद ये भी होता है कि ट्यूब के अंदर जो इसका ट्रांजिट है गैमीट का, कि उस 7-8 दिनों के लिए जब ये थ्रू फैलोपियन ट्यूब चल रहा होता है गैमीट, जाइगोट और उसके बाद मोरुला, तो इसको सारी न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रही होती है उस मिकोजा के साथ जो कि उसमें होती है, और मैक्सिमम फोल्ड ऑफ मिकोजा जो है वो एम्पुलरी रीजन में ही होते हैं। तो ये वाली चीज जो है ये हाइड्रोसेल्पिंग फ्लूइड इसको भी नेगेट करता है। सो उसमें न्यूट्रिशन ऑफ द न्यूली इम्प्लांटेड जाइगोट वो अफेक्ट होती है, उसकी जो सिक्रीशंस हैं वो उसको वॉश अवे कर सकती हैं, डायरेक्टली टॉक्सिक है टू द स्पर्म्स टू द गमीट, और इसके अलावा ये उसकी एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी को भी कम करेगा। नॉट ओनली दैट, लेकिन उसमें सब एंडोमेट्रियल जो स्पाइरल आर्टीरियल ब्लड फ्लो है ये उसको भी इफेक्ट करता है। तो इसके इतने, इस वजह से इसको बंद करना फिर जरूरी हो जाता है। इधर आप उसको खोल दें ताकि उसका फ्लूइड ड्रेन हो जाए, या फिर आप उसको बंद कर दें। तो ये खोलने का फायदा उस वक्त होगा जब इसमें जब बहुत ज्यादा उसका मार्क वो नहीं है, यानी बहुत ज्यादा डायमीटर उसका बड़ा नहीं है, क्योंकि अगर आप खोल देंगे
तो ये दोबारा से भी रिकर कर सकता है उसका, अगर इतना ज्यादा मार्ग इन्फ्लेमेटरी उसका है, पेल्विक पैथोलॉजी ऐसी है, तो आप एक दफा फिब्रिया खोलेंगे वो दोबारा से करके तो हाइड्रोसेल्पिंग दोबारा से बन जाता है। सो यू हैव टू गो फॉर अ फाइनल सोल्यूशन दैट इज ईदर लाइगेशन क्लिपिंग, या उसमें वो आप करते हैं या सेल्पिंगेक्टमी करते हैं, वो तो मसला ही खत्म हो जाता है। तो ये है चीजें जो इसमें करनी होती हैं, तो ये ऑप्शन पेशेंट को देनी चाहिए। और बाकी जाहिर है IVF ICSI तो हम अमूमन ये कहते ही हैं कि ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए वही एक आइडियल है, बट समटाइम्स व्हेन IVF ICSI कैन नॉट बी एन ऑप्शन फॉर हर अकॉर्डिंग टू द पॉकेट ऑफ द पेशेंट, बिकॉज जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एज सच प्रैक्टिकल नहीं है। पाकिस्तान में बहुत कम इन चीज़ों के लिए फंडिंग होती है या की जा सकती है, तो इसलिए जो है वो बहुत सारे ऐसी जगह जहाँ पे सारी मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री होती है वो भी फंड नहीं करते इसको। तो इसलिए जो है वो इसको हमें फिर अकॉर्डिंगली डिसाइड करना होता है। एंड व्हेन वी आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, तो फिर उसमें जो है वो हम ट्यूबल सर्जरी की तरफ जाते हैं। मैडम फिर फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन का अगर ये पूछें कि मैडम देखिए, नाम अगर बता दें कौन अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन जाएं तो गाइडलाइन में तो जिक्र होता है इनका फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का, लेकिन विद द पर्सपेक्टिव ऑफ योर ओन कंट्री उसमें फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन का रोल फिर कम से कम हो जाएगा। आप बोल जरूर दो, क्योंकि जाहिर है इसमें अगर कोई ऐसा अगर कर सकता है, फंड कर सकता है इंडिविजुअल लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे, तो वेल एंड गुड। या क्योंकि जाहिर है ज़कात वगैरह या इस तरह की चीजें तो इन चीजों पे इतना मेरा नहीं ख्याल के एप्लीकेबल हैं, तो इसलिए आप उसका जिक्र जरूर कर दो, लेकिन उसका प्रैक्टिकल रोल कम है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो इसमें आप बोलते हैं, आप हमेशा गाइडलाइन के मुताबिक ही हैं, यानी जो बेस्ट पॉसिबल है वो आप बोल दें। प्रैक्टिकली है या नहीं है वो फिर बाद में आप बाहर तो है मैडम NHS फंडिंग जो मैं भी तो कह रही होती है। हूँ, गाइडलाइन चूंकि बाहर की बनी हुई है ना, हमारी अपनी गाइडलाइन तो है जी ही नहीं, तो जी बाहर तो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहां पे फंड किया जा सकता है, लेकिन हमारी अपनी कंट्री के पर्सपेक्टिव में नहीं है, चूंकि आपका ये एग्जाम इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, तो इस वजह से आपने उसके हिसाब से ही बोलना होता है। ठीक है, तो बहरहाल व्हेन द पेशेंट इज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, जैसा कि इस रोल प्लेयर ने कहा कि हम तो हमारी तो जेब इजाजत नहीं देती, और ये सिनेरियो बहुत सारे पेशेंट्स में है, तो उस सूरत में फिर आप इसको सर्जरी का भी कह सकते हैं। और बाकी एडॉप्शन वाली चीज है विच हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, उसके तो अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो इतना आसान काम नहीं होता। तो बहरहाल ये चीजें हैं जो हमने इसको साथ हम इसके उसके वो कर सकते हैं डिस्कस। और अगर ये स्ट्रक्चर्ड वाइवा में क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली फिर ट्यूबल सर्जरी से रिलेटेड चीजें इसमें डिस्कस की जा सकती हैं। ठीक है, कि क्या पैरामीटर हैं जिस पे आप असेस करेंगे कि ये इसमें जो है वो हम सर्जरी कर सकते हैं। ठीक है, तो एज, बाकी गमीट्स का जो है वो क्योंकि अगर 35 ईयर से ऊपर पेशेंट हो तो फिर उसमें थोड़ा सा सर्जरी का रोल भी कम आ जाता है, वो इस उसमें फिर गमीट्स की क्वालिटी भी इफेक्ट हो रही होती है। तो इसलिए ओल्ड एज में यानी आफ्टर 35 ईयर्स अगर प्रोलॉन्ग्ड उसकी इनफर्टिलिटी है और इवन अनएक्सप्लेन्ड भी अगर हो, इसमें तो खैर रीजन है, तो फिर उसमें IVF ICSI ही एक बेस्ट चॉइस रह जाती है, क्योंकि फिर बाकी चीजों का रोल कम से कम हो जाता है, क्योंकि गमीट क्वालिटी एंड द नंबर वो सारी चीजें डायरेक्टली इफेक्ट हो रही होती हैं बाय एज फैक्टर। तो ये इसमें है। अब एक सिनेरियो जो है वो ये है कि इसमें जो कॉमनली हम एनकाउंटर भी करते हैं वो ये कि सॉरी कि एक ट्यूब जो है वो ब्लॉक्ड है और एक ट्यूब खुली हुई है, उसमें आप क्या करेंगे? मैडम उसमें तो हम उसको मतलब स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन होने का भी बता सकते हैं, क्योंकि 50% चांस तो है ना। हाँ, We can go for the और laparoscopy दूसरा also हाँ, to know एक about the next tube. मतलब दूसरा देखो इसमें IUI। उसमें दो हाँ चीजें हो IUI भी कह सकती सकते हैं हमको। हैं। एक तो आउटलाइन हो गई, देयर इज डायफिल एंड द डायस्पिल, नॉर्मल रूटीन का। दूसरी ट्यूब जो है वो आउटलाइन ही नहीं हुई, वन थिंग। दूसरी ट्यूब जो है वो आउटलाइन हो गई लेकिन वो उसका स्पिल नहीं है, यानी माइल्ड हाइड्रोसेल्पिंग्स है।
तो ये दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं, एक में प्रॉक्सिमल ट्यूबल ब्लॉकेज है वन साइडेड, एक में डिस्टल ट्यूबल ब्लॉकेज है विद द हाइड्रोसेल्पिंग्स। तो उसमें कौन सा वाला सिनेरियो इज प्रैक्टिकल टू गो फॉर स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन, और कौन सा सिनेरियो है जिसमें आप उसको कुछ ना कुछ ऑफर करेंगे? मैडम जो डिस्टल वाला है उसको तो उसको कुछ ऑफर करें। उसको क्या करेंगे? उसको तो मैडम उसमें तो डिस्टल वाले में तो ज्यादातर बायलैटरल ही होता है ना जरूरी मैडम नहीं है। प्रॉक्सिमल ब्लॉकेज हाँ वाले जी को हम सॉरी कैनालाइजेशन ऑफर कर सकते हैं, जो हाँ प्रॉक्सिमल ब्लॉकेज है उसमें प्रॉक्सिमल तो कम होता है तो उसमें सेलेक्टिव सल्पिंजोग्राफी या कैथेटराइजेशन हो सकती है, और जो डिस्टल वाला है उसमें तो म्यूकोजा भी देखना पड़ेगा कि कितना मैडम फंक्शन वो है। तो उसको उसके पैरामीटर्स पे ही देखना पड़ेगा, लेकिन बात ये है कि अगर एक ट्यूब खुली हुई है तो वैसे तो एक ट्यूब भी काफी होती है फॉर कंसेप्शन, जी जी लेकिन बिल्कुल। दूसरी तरफ ट्यूब हाइड्रोसेल्पिंग्स है और उसमें फ्लूइड कलेक्शन है जो इंटरमिटेंटली लीक कर सकता है यूट्रस में, जैसा हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया। जी जी तो जी वो नहीं करेगा कंसेप्शन, चाहे हो भी जाए थ्रू द ओपन ट्यूब, वो बिल्कुल कर सकता फिर उसको निकालना पड़ेगा है। या तो मैडम। So initially you can offer the patient for spontaneous conception या उसको ovulation induction try करके देख लो because one tube is open. लेकिन अगर ना हो तो then definitely you have to go for the treatment of the second tube which has distal tubal blockage. ठीक है, तो उसमें आप फिर लेप्रोस्कोपी करके उस ट्यूब को ओपन कर दोगे, यानी उसकी फिम्ब्रियोप्लास्टी कर दोगे, या जो भी उसका ब्लॉकेज है अगर एम्पलरी रीजन पे भी है तो इसका क्राइटेरिया बेसिकली वही रहेगा जो हमने अभी ट्यूबल सर्जरी से रिलेटेड पूरा एट लेंथ डिस्कस किया। तो क्योंकि उसमें जो हाइड्रोसेल्पिंग्स वाला फ्लूइड है उसका सोर्स खत्म करना जरूरी होता है, और अमूमन जो माइल्ड हाइड्रोसेल्पिंग्स होता है ये वो वाले हाइड्रोसेल्पिंग्स होते हैं जिनका डिस्टल एंड तो ब्लॉकेज है लेकिन प्रॉक्सिमल एंड खुला हुआ है, और उनका फ्लूइड ऑफ एंड ऑन ड्रेन हो रहा होता है थ्रू द फिलोपियन थ्रू द यूट्रस, इसलिए उनमें कोई बहुत जो है वो लम सम कलेक्शन बहुत ज्यादा नहीं हो रही होती। तो लेकिन जो ग्रॉस हाइड्रोसेल्पिंग्स होते हैं ये अमूमन वो होते हैं जिनका प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूबल ब्लॉकेज दोनों ही तकरीबन होते हैं, तो उनमें वो एक मैस की तरह से अल्ट्रासाउंड पे ही नजर आ जाते हैं। और हो सकता है कि ये हमें हिस्टोसेल्पिंगोग्राफी पे प्रॉक्सिमल एंड ट्यूबल ब्लॉकेज ही नजर आए, हमें उसका क्योंकि हाइड्रोसेल्पिंग्स में डाई जाएगी तो वो नजर आएगा, क्योंकि अगर प्रॉक्सिमल ब्लॉकेज और डिस्टल ब्लॉकेज एक ही टाइम पे हों एज अ रिजल्ट ऑफ सम इन्फेक्शन या एंडोसल्पिंजाइटिस, तो उसके ड्रेनेज का कोई रास्ता नहीं रहता। म्यूकोजा है ना, म्यूकोजा की अपनी सिक्रीशंस होती हैं, म्यूकॉइड सिक्रीशंस होती हैं विच कैन बी गेट सेकेंडरीली इन्फेक्टेड, तो उसमें हाइड्रोसेल्पिंग्स विद इन 2 वीक्स बन जाता है। लेकिन अगर उसका प्रॉक्सिमल एंड ब्लॉकेज है और डिस्टल प्रॉक्सिमल एंड ब्लॉकेज नहीं है और डिस्टल एंड ब्लॉकेज है, तो इस कलेक्शन को जमा होते होते 12 हफ्ते भी लग सकते हैं, और इवन मोर देन दैट, डिपेंड अपॉन के अमाउंट सिक्रीशन क्या है। या बाज दफा ऐसा होता है कि डिस्टल एंड ब्लॉकेज है उसमें कोई पिन पॉइंट एक एंड सुराख होता है जिसमें से ऑफ एंड ऑन कोई लीकेज हो सकता है, बट रेस्ट ऑफ द फ्लूइड इज ड्रेन थ्रू द यूट्रस। तो अगर वो उसका लीकेज नहीं है यूट्रस की तरफ और तो फिर जल्दी कलेक्शन होगी, वरना उसमें टाइम लगेगा। तो हर केस को उसके इस सिनेरियो के हिसाब से हमने देखना होता है, और इसके लिए फिर हम डेफिनेटली हम बाज दफा हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू भी जाते हैं, हम बाज दफा लेप्रोस्कोपी के साथ भी हेल्प लेते हैं, बट वेन एवर देर इज ब्लॉकेज गो फॉर द सेकेंड जो एनालिस असेसमेंट है बाय लेप्रोस्कोपी, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई म्यूकस प्लग है, डेब्री कलेक्शन है, ट्यूबल स्पेजम है, which can give a false positive result of tubal blockage as on hysterosalpingography. तो इसलिए उसको फिर डबल चेक कर लेना जरूरी होता है बिफोर वी डिस्कस इट विद द पेशेंट एंड ऑफर हर द फाइनल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये वाली चीजें डू एग्जिस्ट, और ये खास तौर पे जो ट्यूबल स्पेजम वाला जो सिनेरियो है ये ज्यादातर होता है हिस्टोसल्पिंगोग्राफी में, व्हेन द पेशेंट इज क्वाइट एंग्शियस, और उसमें हम फोर्सफुली अगर हम डाई डाल रहे होते हैं तो उसमें ऐसा हो सकता है। ठीक है,
तो बहरहाल इसमें इसमें जो वन साइडेड ट्यूब है उसका भी सिनेरियो, जो वन साइडेड ट्यूबल ब्लॉकेज है उसमें भी फिर हम इसी लाइन पे ही जाएंगे। 3 महीने आप उसको ओवुलेशन इंडक्शन दे के देख लो, या स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन के लिए अगर फॉलिकुलर ट्रैकिंग, एंडोमेट्रियल थिकनेस, सीमन एनालिसिस, ओवुलेशन सब चीजें ठीक चल रही हैं, तो फिर आप उसको 3 महीने दे के देख सकते हो, और उसके बाद फिर आपने उसको ऑफर कर लेना होता है, क्योंकि वन पैथोलॉजी इज देयर, और जिस पैथोलॉजी की वजह से एक हाइड्रोसल्फिंग्स हुआ वो पैथोलॉजी वहां पे हो सकती है, वो सेकंड जो है वो ट्यूब भी ब्लॉकेज हो सकती है अल्टीमेटली। सो एग्जैक्टली यू नीड टू लुक इनटू द पेल्विस ताकि वो को एग्जिस्टेंट पैथोलॉजी क्या है। अमूमन एंडोमेट्रोसिस बहुत ज्यादा जो है वो पेरीट्यूबल एडिशंस होती हैं, उसका इंटरनल जो ट्यूबल ब्लॉकेज है वो अमूमन नहीं होता, लेकिन चूंकि ट्यूबल मोटिलिटी अफेक्टेड होती है तो उसमें फिर मसला हो सकता है। चलें जी, अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? मेरा ख्याल है इसमें हमने सारा कुछ ही ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया कि इसमें और अस्सलाम कोई चीज। मैडम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम। जी जी मैडम वाइस। एग्जाम में ये एक पेशेंट था, तो उसको एक ट्यूब उसकी हाइड्रोसॉल्पिंग्स थी और दूसरी मतलब ब्लॉक थी। एक ही पेशेंट में ये दोनों प्रॉब्लम्स थे। हाँ, तो वो कह रही थी कि अगर हाइड्रोसल्फिंग्स हाइड्रोसॉल्पिंग्स बात वाली ये आप भी है। मेरी क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि एक तरफ का प्रॉक्सिमल ट्यूबल ब्लॉकेज था और एक का तरफ का डिस्टल ब्लॉकेज था, क्या जी ऐसा है? मैडम, हाइड्रोसॉल्पिंग्स था एक में, डायलेटेड था एक ट्यूब, हाइड्रोसॉल्पिंग्स था HSG पे, दूसरी तरफ की विजुलाइज ही नहीं हुई? और दूसरी ट्यूब ब्लॉक थी उसकी, प्रॉक्सिमल ब्लॉकेज। हाँ, एक तरफ का जी जी, प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल ब्लॉकेज जी और दूसरी ब्लॉकेज तरफ थी। का डिस्टल ब्लॉकेज। तो इसमें आप इसमें लेप्रोस्कोपी प्लस हिस्ट्रोस्कोपी दोनों ही इसमें बेनिफिशियल रहेंगे। वो इसलिए कि लेप्रोस्कोपी से आप उसको, क्योंकि जो हिस्ट्रोस्कोपी है उसमें आपने जो प्रॉक्सिमल ट्यूबल ब्लॉकेज है उसको देखना है, या इनिशियली अगर आप इसको सिंगल प्रोसीजर के तौर पे लें तो लेप्रोस्कोपी वुड बी प्रेफरेबल, क्योंकि लेप्रोस्कोपी में आप उसका जो डिस्टल एंड ब्लॉकेज है आप उसको ट्रीट भी कर रहे हैं, आप प्रॉक्सिमल एंड ब्लॉकेज को काउंटर चेक कर रहे हैं कि ये कहीं ट्यूबल स्पैज्म या म्यूकस प्लग की वजह से तो नहीं है या एक्चुअल फाइब्रोसिस है, क्योंकि आप इसमें ट्यूबल पेटेंसी दोबारा से डाई इंसफ्लेशन दोबारा से करेंगे, और अगर उसमें ट्यूबल ब्लॉकेज है, प्रॉक्सिमल ट्यूबल ब्लॉकेज है, तो वो ज्यादा बेहतर मैनेज होता है बाय द ट्यूबल कैथेटराइजेशन थ्रू हिस्ट्रोस्कोप। तो दिस विल बी लेप्रोस्कोपी जो है will be to offer the treatment and to confirm the proximal tubal blockage, and then accordingly in the same sitting as well हम इसको हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू ट्यूबल कैनलाइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हाइड्रोसल्फिंग्स बहुत मार्क नहीं है तो जो हमने डिस्टल एंड ब्लॉकेज हमने इसको मैनेज कर लिया, वो भी उसकी ट्यूब को ओपन करने के लिए काफी है। कोई जो हमने सारा क्राइटेरिया डिस्कस किया है उसके हिसाब से अगर वो उसमें फॉल करता है उस कैटेगरी में ग्रेड 1 या 2 एंड मैक्सिमम अप टू 3, तो उसमें हम ऑफर कर सकते हैं ट्रीटमेंट। ठीक है, और मैडम अगर तो मैडम यूनी उसने उसने कहा था कि अगर आप मेरी हाइड्रोसल्फिंग्स वाली ट्यूब की सल्फिंजेक्टमी कर देते हो, वो उसको बंद कर देते हो, तो मेरी जो ब्लॉक ट्यूब है तो उससे तो मैं कंसीव कर सकती हूँ ना, अगर आप उसको खोल दो तो। मतलब इसमें यस कहना था ना उसे कि हाँ आपके चांसेस हैं आपके, अगर हम उसकी चांसेस है, कैथेटराइजेशन लेकिन कर आप दें तो। उसकी सल्फिंगेक्टमी हाइड्रोसल्फिंग्स वाली की तब करेंगे जब आप प्रॉक्सिमल एंड ब्लॉकेज वाली को मैनेज कर सकते होंगे, तो क्योंकि अगर प्रॉक्सिमल एंड ब्लॉकेज वाली को आप मैनेज ना कर सकते हो तो फिर उसमें जाहिर है फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रहती है कि IVF इक्सी का, और उससे पहले फिर आपने उसका हाइड्रोसल्फिंग्स वाली ट्यूब को जो है वो मैनेज करना होगा बिफोर IVF इक्सी। अगर वो यंग पेशेंट है और हाइड्रोसल्फिंग्स उसका बहुत स्वेयर डिग्री का नहीं है, तो इवन दिस ट्यूबल सर्जरी ऑफ हाइड्रोसल्फिंग कैन बेनिफिट हर, उससे उसको फायदा पहुंच सकता है। लेकिन अगर वो ग्रॉस हाइड्रोसल्फिंग्स है एंड यू कैन नॉट मैनेज द प्रॉक्सिमल एंड ब्लॉकेज ड्यू टू सम फाइब्रोसिस, तो फिर उस सूरत में आपको फिर IVF इक्सी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगी। उस सूरत में IVF इक्सी से पहले हाइड्रोसल्फिंग्स वाली ट्यूब को निकालना या लगेट करना या क्लिप करना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू। तो इसमें मैडम इसमें जो ये जो बेसिकली, हाँ जी, मैडम ये जो कौन सी डिस्टल ट्यूबल डिजीज होती है,
इसमें तो कहते हैं कि जो हाइड्रोसल्फिनिक्स होता है वो एंड स्टेज पर होता है, आपने कहा कि माइल्ड भी होता है, लेकिन जिस माइल्ड भी तरह होता है, माइल्ड वो होता है। अभी मैंने रिसेंटली एक अल्ट्रासाउंड देखा जिसमें जो हाइड्रोसल्फिंक्स है दैट वाज ऑफ, मतलब जो उन्होंने एक दिया था डायलेटेड ट्यूब, वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी जिसमें 1 to 1.5 सेंटीमीटर का, दैट इज अ माइल्ड डिजीज। उसमें उसके म्यूकोजल डिस्टर्ब नहीं होते। जब ओवर स्ट्रेच हो जाती है एक चीज तो म्यूकोजल डैमेज हो जाता है, सिलियरी डैमेज हो जाता है। इसीलिए 3 सेंटीमीटर वो वाली कट ऑफ लिमिट है जिसके बाद म्यूकोजल डैमेज शुरू हो जाता है। तो 3 सेंटीमीटर से ज्यादा वाला जो बड़ा हाइड्रोसल्फिंक्स है उसको रिटेन करने का या उसको सर्जरी करने का फायदा एज सच कुछ नहीं होता, बल्कि वो एक्टोपिक को जो है वो फेवर करता है, क्योंकि वहां से आगे जाइगोट जो है वो हिल नहीं सकता, क्योंकि सिलिया होंगे, मिकोजल मूवमेंट होगी, सिलियरी मूवमेंट्स होंगी, तो उसके साथ वो आगे जाता है वो, या फिर जो ट्यूबल मोटिलिटी है वो उसके साथ फैसिलिटेट होती है उसकी जो एंट्री इनटू द यूट्रस। तो अगर वो होगा ही नहीं तो वो वहीं का वहीं फिर इम्प्लांट हो जाएगा और वहीं ग्रो करेगा। और ठीक है। मैडम ट्यूब की जो लेंथ होती है वो भी तो हाँ, ये कॉम्प्रोमाइज बहुत होती है ना, जैसे इंपॉर्टेंट है। ये जी ट्यूब की लेंथ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब आपने सेगमेंटल रिसेक्शन कर दी, यानी उसका एक जी वो सेगमेंट ब्लॉक्ड है या आपने काटा हुआ है या कॉटरी की हुई है, या जैसे ट्यूबल लाइगेशन में होता है जी आपने जी उसको रिकैनलाइज करना है, तो वहां पे ओवरऑल ट्यूबल लेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी होनी चाहिए ट्यूबल लेंथ? मैडम नहीं पता। अरे मोर मोर देन देन 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। 4 to 5 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है। तो इसलिए अस्सलाम जो है, वालेकुम मैडम, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। ये जो पेशेंट्स ड्यूरिंग और दूसरी HSG चीज ये कि इसमें ये भी हमने देखना होता है ट्यूबल रिकैनलाइजेशन से पहले कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पिछली ट्यूब लाइगेट की हुई हो वो बिल्कुल नियर टू द फिम्ब्रियल एंड की हुई हो, क्योंकि वो जो फिर ओवम पिक करने का वो जो फंक्शन है फिम्ब्रिया का और एम्पुलरी रीजन में मिकोजल फोल्ड सबसे थिक होते हैं, तो वो वाला अगर एरिया इफेक्टेड है तो भी ट्यूबल रिकैनलाइजेशन की जो सक्सेस है वो मिनिमम हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए ये चीजें जो है ना ये सारी की सारी हमें देखनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो फिर आप ट्यूबल मैडम रिकैनलाइजेशन से पहले जो असेसमेंट करते हैं ना वो फिर इस चीज के ऊपर बेस होती है। जी हाँ जी। ठीक है। मैडम फर्टिलोस्कोपी, फेलोस्कोपी, अब इनका थोड़ा बता दें मैडम। देखो, फेलोपोस्कोपी और सल्पिंगोस्कोपी बेसिकली ये वो चीजें हैं जो एक बारीक सी वायर डाल के जो जिसके थ्रू आप देख भी सकते हैं थ्रू हिस्ट्रोस्कोप। जी मैडम। तो आप ट्यूब के अंदर जाके देख रही होती हैं। ये बड़ी फाइन टेक्नोलॉजी है जो बिल्कुल एग्जैक्टली प्रिसाइजली पिन पॉइंट आपको पैथोलॉजी बता देती है एंड एग्जैक्टली द ठीक है टाइप ऑफ मैडम। द ब्लॉकेज। और ये बाज दफा इससे जो थोड़ा बहुत ब्लॉकेज है वो इसके आगे थोड़ा सा जैसे माइट्रल वेल्व को नहीं खोलते हैं बैलून के साथ, उसी तरह से इनके आगे एक छोटा सा बैलून अगर अटैच हुआ हो तो ग्रेजुअली उसका प्रेशर बिल्डअप करके उसको भी खोला जा सकता है। तो ये जो है ये माइल्ड ट्यूबल ब्लॉकेज को खोलने के लिए भी काफी होती है विदाउट गोइंग फॉर एनी अदर सर्जरी। लेकिन ये बहुत हाई टेक्निक वाली चीजें हैं जो मुझे अब आइडिया नहीं है कि यहाँ पे अवेलेबल हैं या नहीं है, लेकिन ये सारी थ्रू हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू ही होती हैं। मैडम। मैडम एक बात कहनी ओके थी कि मैडम, मैडम अगर थैंक यू। इन बोथ केसेस यूनिलेटरल हो या बायलेटरल हो हाइड्रोसल्फिक्स को निकालना जरूरी होता है, क्योंकि अगर नहीं निकाला तो इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है। लाइक बिल्कुल। यूनिलेटरल अगर है तो हमने स्पॉन्टेनियस उसको में भी, निकालना है और उसमें हाँ, फिर हम ऑप्शन दे सकते हैं फॉर स्पॉन्टेनियस फॉर 3 to 6 मंथ, क्योंकि हमने यूनिलेटरल को निकाल दिया है, दूसरी सही है, तो उसमें हम ऑप्शन फॉर स्पॉन्टेनियस फॉर 3 to 6 मंथ्स ले सकते हैं। अगर माइल्ड माइल्ड है तो उसकी सर्जरी कर दें। अगर मॉडरेट, क्योंकि देखो एक ऐसा पेशेंट जो नली पैरा है उसको हम अगर ये कहें कि हम तुम्हारी ट्यूब निकाल देंगे तो क्या गारंटी है कि दूसरी ट्यूब का ब्लॉकेज या कोई डिजीज किसी वक्त नहीं होगी। तो माइल्ड ट्यूबल डिजीज है या माइल्ड हाइड्रोसेल्पिंग्स है तो थ्रू लेप्रोस्कोप उसको खोल दें, उसका एक ड्रेनेज एग्जिट बना दें ताकि उसकी रिकलेक्शन ना हो। और ये खास तौर पे उसमें जिसमें फिम्ब्रिया वेल प्रिजर्व्ड हैं, सिर्फ फ्लिम्जी एडहेजन्स हैं बिटवीन वो उसके फिम्ब्रिया के जिसको आप खोल देते हैं और उसके साथ आप उसको सेलाइन के साथ इरिगेट करते हैं और उसमें उसको एंटीबायोटिक्स अच्छी देते हैं तो अमूमन रिकरेंस नहीं होती।
तो ये है जो आपने उसका ड्रेनेज चैनल बना दिया, तो वो आगे जाने की बजाय उधर ट्रांसपेरिटोनियल ड्रेनेज हो जाएगा। सो द पर्पस विल बी सर्व्ड। तो अगर नहीं कर सकते, डिजीज इज ऑफ सीवियर डिग्री, तो फिर आप उसको निकाल दें, उसके बाद आप उसको ART दें या स्पॉन्टेनियस के साथ दें, तो उसमें दोनों तरीके एप्लीकेबल हैं। क्योंकि अगर ये हाइड्रोसेल्पिंग्स वाला आप ड्रेनेज नहीं बनाते या ब्लॉक नहीं करते, तो ये जो फ्लूइड है ये तकरीबन 50% चांसेस जो प्रेगनेंसी के हैं इधर स्पॉन्टेनियस विद ART विद IVF उसको कम कर देगा। इसलिए इसको ये मैनेज करना फिर जरूरी हो जाता है। ठीक है मैडम, ट्यूबल सर्जरीज जो गाइडलाइंस में लिखी हुई हैं, दे आर नॉट प्रॉमिसिंग और उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं। तो अगर गाइडलाइंस में ये लिखी हुई तो पाकिस्तान में तो होंगी नहीं। हाँ, नहीं, ट्यूबल सर्जरी हम यहाँ पे करते हैं, करते क्यों नहीं है। उसमें इवन जो रिवर्सल ऑफ फैलोपियन ट्यूब है वो भी होता है, और उसके अलावा जो डिजीज्ड ट्यूब्स हैं या कोई एग्जिस्टेंट पैथोलॉजी जैसे एंडोमेट्रोसिस में हमने किया, या कोई और ऐसा TOMS है जिसमें हमें लगा कि ये ट्यूब रिपेयर हो सकती है, वो उसमें करते हैं और बाद दफा सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज हो जाती हैं। तो डिपेंड करता है ऑन द अंडरलाइंग डिजीज प्रोसेस, कि अंडरलाइंग डिजीज प्रोसेस क्या है और उसकी स्टेज क्या है, और इसके अलावा जो ट्यूबल डिजीज स्टेटस है वो क्या है। तो ये, और पेशेंट की एज क्या है, उसके बाकी कोई कोएग्जिस्टेंट कोमॉर्बिडिटी इन टर्म्स ऑफ ओवेरियन रिजर्व या बाकी चीजें तो नहीं है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो मिल मिला के एक डिजीज का जो है वो डिफाइन करती हैं उसका सक्सेस रेट, उसका सर्जरी का। तो हम इसमें एक फाइनल कमेंट ये नहीं दे सकते। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सर्जरी जाहिर एक डिजीज क्रॉनिक होती है, और उसके अलावा वो मतलब जब हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं ऑलरेडी इट इज एग्जिस्टेंट फॉर सो मैनी ईयर्स या मंथ्स बैक, तो उसका एक अपना इम्पैक्ट होता है। तो ओवरऑल जो ट्यूबल डिजीज स्टेटस है वो इतना कोई बहुत इनिशियल स्टेज पे अमूमन नहीं होता, तो इस वजह से उसके जो रिजल्ट्स हैं ऑफ ट्यूबल सर्जरी आर नॉट दैट प्रॉमिसिंग एज वन कैन एक्सपेक्ट अबाउट। लेकिन ये है कि उसमें कम से कम वी कैन ट्राई इट फॉर द पेशेंट्स हु कैन नॉट अफोर्ड IVF एंड ICSI, एंड स्पेशली द यंग एज पेशेंट्स। ओल्ड एज में और एक ये चीज याद रखो, एज एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है इनफर्टिलिटी में, क्योंकि उसके साथ फिर बाकी चीजों की भी सक्सेस कम हो जाती है, इवन IVF ICSI की भी। तो जहाँ पे कोई डिजीज स्टेटस है, ट्यूबल डिजीज स्टेटस है, या ओवेरियन रिजर्व का मसला है, या हस्बैंड सीमन एनालिसिस, या इवन अनएक्सप्लेन भी, एक एज के बाद इसमें IVF ICSI ही एक सोल्यूशन होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। बाकियों में हम सिर्फ टाइम ही जाया कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कम से कम IVF ICSI में गुड क्वालिटी गमीट्स को लेके आप उनको फर्टिलाइजेशन करके एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करके फिर आप उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ठीक है, मैडम, टोग में लिखा हुआ था कि रिवर्सल ऑफ ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन सक्सेस इज सेम एज दैट ऑफ IVF, इज सेम एज इस IVF। अच्छा, लेकिन मतलब वो ठीक है, वो इस वजह से कि उसकी अंडरलाइंग पैथोलॉजी कोई नहीं है, उसमें सिर्फ ट्यूबल ब्लॉकेज आपने इंटेंशनल किया हुआ है, उसमें और तो कोई पैथोलॉजी नहीं है। तो यही तो बात मैं कह रही हूँ कि जो अंडरलाइंग डिजीज प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब बाकी जो पेशेंट्स की अपनी। लेकिन अब वो लाइगेशन किसके साथ, किस मेथड के साथ हुई हुई है। बाज दफा होता है कि आधी ट्यूब काट दी जाती है, उसमें लाइगेशन करते हुए जो रूटीन का एक प्रोसीजर है पोमरॉय मेथड जो है, तो उसमें उसकी लेंथ कितनी है, किस जगह से किया, और कितनी, ये सारी चीजें हैं जिसपे अगेन उसका सक्सेस रेट डिपेंड करेगा। तो ये जो हम जो ट्यूबल रिकैनलाइजेशन का अमंग द ट्यूबल सर्जरीज, इसीलिए सक्सेस रेट ज्यादा बेहतर समझा जाता है कि इसके पीछे अमूमन अंडरलाइंग डिजीज कोई नहीं होती ट्यूब्स की, उसका मेकोजा वेल प्रिजर्व होता है, उसमें सिर्फ आपने थोड़ा सा वो पार्ट निकालना होता है। अगर बाकी सारे पैरामीटर्स पूरे होते हो तो सिर्फ वो वाला ट्यूब वाला पोर्शन जो लाइगेट हुआ वो वाला जो है वो आप निकालते हैं और उसको रीएनास्टोमोस कर देते हैं। क्योंकि अमूमन जो एक आम जो फिलोपियन ट्यूब की लेंथ है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, और उसमें से अगर आप 4-5 सेंटीमीटर उसका लूप बना के, बड़ा सा लूप बनाएं और उसको नीचे से कर दें, फिर उसको कॉटरी भी करें, उसको सारा नीचे से आप वो करते हैं, तो कम से कम ये 5-6 सेंटीमीटर का लूप तो वैसे ही चला जाता है।
तो पीछे जो उसका वो रह जाता है, जो रेजिडुअल जो लेंथ है वो तकरीबन 4-5 सेंटीमीटर ही रहती है, उसमें से भी आपने कुछ हिस्सा निकाल देना होगा और फिर उसको रीएनास्टोमोस करना होगा। तो ये आपने चीजें रीअसेस करनी है कि उसमें कितना जो है वो, इसलिए ट्यूब का थोड़ा सा हिस्सा उसमें करके तो उसको फिर कर देना चाहिए। बहुत बड़े बड़े लूप बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलें, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम स्टॉप करें आज का सेशन। मैडम मैंने क्वेश्चन पूछना था। ठीक मैम ये जो कहते हैं कि स्पाज्म की वजह से ये पेशेंट को पेन हो रहा है HSG में ट्यूबल ब्लॉकेज आ जाए, तो हम क्या रिपीट करते हैं HSG कि नहीं? क्या पेशेंट को पेन क्या हो रही है? मैडम अगर HSG हो रही हो और पेशेंट को पेन किलर्स ना दिए हो, जैसे हम कहते हैं ना कि स्पाज्म या पेन या पेशेंट एंग्शियस हो हाँ, तो तो ट्यूब पहले ब्लॉक्स आ जाए। उसको पेन किलर देना, उसको स्पाज्मोलिटिक देना बिफोर हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राफी इज अ मस्ट, बिकॉज पेशेंट कैन नॉट, फर्स्ट शी विल नॉट कोऑपरेट, और दूसरी चीज ये कि जब आप उसमें डाई डालते हैं तो पेशेंट को वेजोवेगल भी हो सकता है, फोर्सफुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, या उसमें जब आप एक फोर्स के साथ, प्रेशर के साथ एक डाई डालते हैं तो वेजोवेगल भी हो सकता है, फिलोपियन ट्यूब स्पेजम भी हो सकता है, तो वो एक फॉल्स फिर पॉजिटिव रिजल्ट आपको दे देगा। तो तो मैडम इस ऐसे वजह से कंडीशन में मैम दोबारा अगर पेन किलर्स वगैरह दे तो दोबारा HSG कर सकते हैं कि नहीं, डायरेक्ट लेप्रोस्कोपी पे जाएंगे फिर? नहीं, फिर दोबारा से उसको फिर ना करें, फिर डायरेक्ट लेप्रोस्कोपी से ही करें। अच्छा ओके, ठीक, थैंक यू मैडम। ठीक है। अच्छा, दूसरा इस पेशेंट का जो था डिस्चार्ज का मसला, कि डिस्चार्ज इसको होता रहा है और उसमें ये कभी ठीक नहीं हुआ इसका, क्या ऐसा नहीं है कि इसमें हाइड्रोसेल्पिंग्स का फ्लूइड निकलता हो थ्रू यूट्रस? क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। हो Yes, सकता ma'am, it can be. Yes, madam. है, बिकॉज जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती जी हैं वो मैडम। फर्क होती हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस और जो ल्यूटियल फेस में जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है उनकी डायरेक्शन फर्क हो जाती है। तो इस वजह से ये, और ये डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होती हैं कि जिसमें जो फॉरवर्ड फ्लो और बैकवर्ड फ्लो इस तरह से जो है वो चीज़ें हो रही होती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इस पेशेंट ने मल्टीपल ट्रीटमेंट ली, लेकिन इसमें जो एक और चीज करनी चाहिए थी वो था इसका कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिजल्ट। और दूसरी चीज ये कि ऐसे पेशेंट्स में हम जब करते हैं, जो जिनमें पेशेंट में डिस्चार्ज वगैरह हो, तो हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राफी करने से पहले उनको एक पूरा कोर्स दिया जाता है ट्रीटमेंट का, या जब तक डिस्चार्ज खत्म ना हो जाए, अदरवाइज इसको असेंडिंग इन्फेक्शन हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ डिस्चार्ज। अगर हम हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राफी करते हैं या इवन लेप्रोस्कोपी भी करते हैं, नॉट इवन हिस्ट्रोस्कोपी, तो डिस्चार्ज की ट्रीटमेंट एनालिसिस बाय कल्चर इज मस्ट। ठीक है, तो ये जो है ये फिर आपने ये करना होगा। ठीक है, तो इसको भी आप साइड बाय साइड इसको भी आपने देखना। चलें जी, अब और कोई क्वेश्चन? ठीक है, ओके। थैंक यू मैम।